स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के नए कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। वहीं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के शहीद पद स्थित अवध विहार योजना में राज्य निर्वाचन आयोग का नया कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत पूजा अर्चना कर भवन का शिलान्यास किया और शुभारंभ की औपचारिक घोषणा की। पंचायती राज की व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में 12 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेते हैं। अनुमान करिए देश के अंदर किसी भी राज्य की आबादी भी उत्तर प्रदेश के बाद किसी अन्य राज्य की आबादी 12 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां केवल ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में जो मतदाता भागीदार होते हैं उनकी संख्या होती है 12 करोड़ से अधिक, जिसमें 58,000 यानी आज के दिन पे 57,600 ग्राम पंचायतें हैं, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 75 जिला पंचायत हैं और 7 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था ये तो हो गई पंचायती राज की। और स्थानीय निकाय के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायत के साथ साथ 14,000 से अधिक पार्षदों का चुनाव भी यही राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन आयोग के कामकाज को और सशक्त बनाएगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना कोई भवन नहीं था, किराए के भवन में। आप मुझे बताओ, बचपन में हम सब सुनते रहे हैं किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी है, उसका कपड़ा है और उसका मकान है। और जहां से इतने प्रतिनिधि आम जन की आवाज को उठाने के लिए और उसे मूर्त रूप देने के लिए चुने जाने हैं, उनके पास स्वयं का भवन नहीं है। वे स्वयं किराए के भवन पे चल रहे थे। किराए के भवन में तो समस्याएं अपनी होती हैं। कोई भी किराएदार से ज्यादा इसको अनुभव नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद दूंगा राज्य निर्वाचन आयुक्त तो श्री राज प्रताप सिंह जी को, पंचायती राज विभाग को श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, नगर विकास विभाग को कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक नए भवन के लिए हम भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में मेरा यह मानना है कि राज्य निर्माण निगम अगर इस कार्य को कर रहा है तो अगले 1.5 साल के अंदर, उससे भी कम समय में यह 6 मंजिला भवन राज्य निर्वाचन आयोग का अपना बनकर के तैयार होगा और देश का यह 4था या 5वां राज्य होगा जिसके पास राज्य निर्वाचन आयोग का अपना स्वयं का भवन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के इस नए कार्यालय का निर्माण पूरा होने के बाद यहां पंचायत से लेकर शहरी निकाय चुनाव तक की सभी गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। लखनऊ में हुआ ये शिलान्यास समारोह आने वाले समय में प्रदेश की चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। याद रखना, देश के अंदर कुछ भी हो, दुनिया के अंदर आज भी शासन की सबसे अच्छी पद्धति है वह है लोकतंत्र की। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति पर, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है।
कोई जनप्रतिनिधि किसी समस्या के लिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनावों के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की है कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन को नजरअंदाज करता है तो फिर 5 साल के बाद जब जनता के पास जाता है तो जनता भी उससे मुंह फेर लेती है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को केवल मतदाता नहीं कहा गया है। जनता केवल जनता नहीं है, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। उसको उस रूप में उसको उसका सम्मान दे करके, यानी हम उसको सम्मान दे सकें, उसकी आवाज को महत्व दे सकें, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यह एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है और जनप्रतिनिधि उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करता है। आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में 570 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने पीएम आवास और सीएम आवास के तहत लोगों में चाबी का वितरण किया। वहीं पीएम कुसुम योजना के तहत भी लाभार्थियों में सोलर का वितरण किया। जिस प्रतापगढ़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां पर कनेक्टिविटी की समस्या है, उस प्रतापगढ़ में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, प्रयागराज के बीच में प्रतापगढ़ के भी 40-42 के भूभाग को अपने साथ लेकर के यहां के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। और वहां से प्रयागराज के बीच 6 लेन जो हाईवे बन रहा है, प्रतापगढ़ के बाईपास और विकास के साथ यह एक मील का पत्थर जुड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए? यहां का मेडिकल कॉलेज, यहां पर बेला देवी के मंदिर के पर्यटन विकास का कार्यक्रम, यहां पे अंदर चल रहे हाईवे के कार्यक्रम, यहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, यहां के उद्यमियों के लिए और नव उद्यमियों के लिए जिन कार्यक्रमों की आज घोषणा हुई और जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यही विकास होता है। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सियासत की पिच पर सुपरहिट सीएम योगी अपने विरोधियों पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार सीएम योगी अपने कामकाज को लेकर सुर्खियों में भी बने रहते हैं। अपराध और अपराधियों के लिए काल बने योगी आदित्यनाथ कभी क्रिकेट की पिच पर शॉट लगाते दिखाई देते हैं तो कभी हॉकी मैदान में स्टिक घुमाते दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीएम योगी का ऐसा ही बदला बदला अंदाज लखनऊ में भी देखने को मिला। आप भी देखिए। राष्ट्रीय खेल दिवस पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित पद्मश्री मोहम्मद शाहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मुख्यमंत्री का नया रूप देखने को मिला। सीएम योगी खुद हॉकी स्टिक लेकर मैदान में उतरे और गोल पोस्ट की ओर शॉट लगाते दिखाई दिए। इस अंदाज से खिलाड़ियों और दर्शकों में उत्साह और जोश भर गया। सीएम का यह स्पोर्टी लुक चर्चाओं का विषय बन गया है। विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी आर्या, ये सभी
उत्तर प्रदेश के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में देश में उत्तर प्रदेश से अपने रास्ता प्रारंभ किया और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। बहनों और भाइयों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये भारतीय हॉकी के 2 अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की देन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अन्य अनेक खेलों में लगातार एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से कहा कि खेलों में अनुशासन, टीम भावना और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। सीएम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यूपी सरकार खिलाड़ियों के लिए नई नीतियां और योजनाएं लेकर आई हैं ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर गांव पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर व्यक्ति खेल और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी भाव होगा। अपने स्वयं के स्वस्थ शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही, तन को तो स्वस्थ रखेगा ही, मन को भी तंदुरुस्त करने में उसे मदद मिलेगी और वह स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। यही नहीं, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 88 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान करना और उन्हें उचित संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया,
अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही, नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि खेलों के माध्यम से युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और प्रदेश का नाम भी रोशन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए तैयार है। खेल सुविधाओं का विस्तार, स्टेडियमों का आधुनिकीकरण और प्रतिभाओं को मंच देने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर लखनऊ में हुआ ये आयोजन न केवल मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि नए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का मंच साबित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये स्पोर्टी अंदाज एक बार फिर ये संदेश दे गया कि राजनीति के साथ साथ खेलों में भी उनका उत्साह कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान खबर है कि 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपियों पर लूट और चोरी समेत कई आरोप हैं। तो पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इसी के तहत ये मुठभेड़ हुई, जहां 2 बदमाश पकड़े गए हैं। इन आरोपियों से अवैध असलहा, कारतूस बरामद हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां लंगड़ाते हुए बदमाश चल रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेशन लंगड़ा है यूपी पुलिस का, वो लगातार चल रहा है और इसी के तहत ये धरपकड़ बदमाशों की पुलिस की ओर से की जा रही है। उसी का एक उदाहरण गाजियाबाद में भी देखने को मिला है। इन बदमाशों से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के विजयनगर थाना की जो पिकेट है वो लगाई गई थी। दिनांक 23 अगस्त को विजयनगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की जो घटना हुई थी, उसके क्रम में सीसीटीवी फुटेज के इत्यादि पर के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग जारी थी और इसी क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। 2 व्यक्ति यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए हैं और इनको संदिग्ध जानकर रुकने के लिए कहा गया, लेकिन रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को इधर जो बिजली घर कच्चा रास्ता है इस पर भगाया और पुलिस पार्टी द्वारा जब इनका पीछा किया गया, आगे जाकर इनकी बाइक यहाँ पर जहाँ पानी पड़ा हुआ था और गड्ढे का क्षेत्र था वहाँ पर फिसल गई। इन्होंने यहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस दल द्वारा जब इनको रुकने के लिए कहा गया तो इन्होंने पुलिस पर जान से मारने के नेतार्थ फायर कर दिया। पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है। इसमें एक व्यक्ति शाबिद के पैर में यहाँ पर गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था अंशु, उसको मौके से हिरासत में ले लिया गया है। इनसे यहाँ पर एक पीली धातु की चेन 5500 रुपये, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में जो बाइक है इनकी वह भी चोरी की है। इन पर जब यहाँ पर पूछताछ की गई तो इनके ऊपर यहाँ पर एक पर 4 और एक पर 2 अभियोग भी निकल कर आए हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट और चोरी के हैं।
अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां फॉरेस्ट विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल लखीमपुर खीरी में एक खूंखार बाघिन को पकड़ा है। तो फॉरेस्ट विभाग ने खूंखार बाघिन पकड़ी, जिसने अभी तक 12 साल के बच्चे और 100 पशुओं को शिकार बनाया था अपना। तो एक खूंखार बाघिन पकड़ी गई है, जिसकी काफी दहशत थी इलाके में। लोग परेशान थे, डर के साए में जीते थे, लेकिन आखिरकार फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई की और इस खूंखार बाघिन को पकड़ा, जिसने अभी तक 100 पशुओं को अपना निवाला बनाया था। 12 साल के बच्चे भी बताए जाते हैं जो कि इस खूंखार बाघिन का शिकार बने। और वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने हालात बिगाड़ दिए हैं। वाराणसी से लेकर मिर्जापुर तक बाढ़ का असर साफ दिख रहा है। घाटों पर गंगा आरती प्रभावित हो रही है और लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस रिपोर्ट में। यूपी में बारिश का कहर जारी है, जहां कई जिले बाढ़ की चपेट में है। वाराणसी से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और 80 घाट से लेकर नमो घाट तक सभी 86 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। एक घाट से दूसरे घाट तक जाना अब संभव नहीं रह गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती अब गंगा सेवा निधि की छत पर की जा रही है और इसी तरह गंगोत्री सेवा समिति द्वारा आयोजित आरती भी अब छत पर होने लगी है। बाढ़ की वजह से वरुणा नदी के किनारे बसे डूब क्षेत्र के लोग तेजी से पलायन कर रहे हैं। सदर तहसील के 28 मोहल्ले और 19 गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में हैं। यहां रहने वाले 1084 परिवारों के 4619 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। मिर्जापुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वहीं निचले इलाकों में पानी घुस जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जनपद में इस समय जो जल स्तर है चेतावनी बिंदु से थोड़ा ऊपर हो गया है और इस समय 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो बढ़ने की गति काफ़ी धीमे हो गई है। वर्तमान में 76.78 है इस वाटर लेवल। इससे पहले का अगर बिंदु देखेंगे तो छतनाग में नदी स्टेबल है और छतनाग से पहले जो फतेहपुर है, कानपुर है गंगा नदी में, या यमुना नदी के भी जो पीछे के औरैया है, हमीरपुर है, उन सब जगह पर जल स्तर घट रहा है। तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि जो वर्तमान स्तर से बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की चांसेस ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी का जो जल स्तर है उसमें थोड़ा 3-4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो सकता है और उसके बाद इस बात की संभावना है कि इसका जल स्तर स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद फिर हो सकता है कि अगले 24 घंटे या 36 घंटे के बाद स्टेबल रहने के बाद फिर इसमें घटने की संभावना है। वहीं वाराणसी और मिर्जापुर में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। गंगा का बढ़ता जल स्तर लोगों की धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित करने के साथ साथ हजारों परिवारों गया है। लोग पलायन कर रहे हैं और प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। वाराणसी से लेकर मिर्जापुर तक गंगा के बढ़ते जल स्तर ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घाट डूब चुके हैं, मंदिर जलमग्न हो गए हैं, लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और इसी खबर के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।